नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी 2026 या फरवरी माह में होने वाला है? तो यह क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है, तो आपको क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले आपके 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चैनल के माध्यम से वो वीडियो देख सकते हैं, और आपको प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, आखिर उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क आखिर किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू कहलाता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होंगे। इससे पहले आपके 50 क्वेश्चन वो हो चुके हैं, और जैसे मैंने आपको बताया जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसी प्रकार से आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में होने वाले हैं। पूछा गया है कंप्यूटर में एएलयू का कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर में एएलयू होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो एएलयू होता है, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसका कार्य होता है गणना और लॉजिक कार्य करने के लिए एएलयू का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप फुल फॉर्म अच्छे से देखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछ जाती है। तो फुल फॉर्म को विथ मीनिंग याद करेंगे, ARITHMETIC LOGIC UNIT अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय और तार्किक गणना करने के लिए एएलयू का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? जो कंट्रोल यूनिट है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो कंट्रोल यूनिट होता है इसका कार्य होता है सभी घटकों के कार्यों का समन्वय करना, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर या मोबाइल या डेस्कटॉप को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक हिसाब से कह सकते हैं आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप कोई काम कर नहीं है, क्योंकि जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक एक कंप्यूटर डेस्कटॉप वो बेकार माना जाता है। तो कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसमें लिख के आता है विंडो 7 विंडो 8, जौन सी आपकी विंडो होगी वो विंडो लिख के आता है जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं? तो आपके जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड आप जानते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम फाइलों को बनाने के लिए करते हैं, एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीयूआई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब क्या होता है? जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, आपने 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आपकी कोई मीनिंग गलत हो गई है। जैसे आप एक एक बार मीनिंग को सही करेंगे तो आपको लगभग 1 घंटे लग जाएगा। जैसे आपने 10 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपने कोई मीनिंग को 50 बार लिखा, 50 बार आप सही करेंगे, ढूंढ ढूंढ के सही करेंगे तो आपको आधे से 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आपको मीनिंग को ढूंढना है, उसके बाद आप सही करेंगे। लेकिन शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। यदि आप कंट्रोल एच बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल एच बटन प्रेस करने के बाद जो आपकी मीनिंग गलत हुई है आप उसको फाइंड पे लिखेंगे, और नीचे आएगा रिप्लेस का ऑप्शन। जो आपकी मीनिंग, जैसे हम मुझे स्कूल लिखना था और मैंने लिख दिया वहाँ पर कॉलेज लिख दिया, तो जैसे मैं स्कूल को मैंने फाइंड पे लिख दिया और कॉलेज को रिप्लेस पे लिख दिया, और नीचे आएगा रिप्लेस आल पर, तो जहाँ पर भी आपका स्कूल लिखा होगा वो सभी जगह कॉलेज लिखा होगा वो सभी जगह क्या लग जाएगा? स्कूल लिख जाएगा। स्कूल लिखा होगा तो कॉलेज लिख जाएगा। मतलब कहने का आप एक क्लिक में कंट्रोल एच के माध्यम से एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को सही कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए कंट्रोल एच का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? रिप्लेस। मतलब कहने का मतलब एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं, जिसको रिप्लेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की कमांड क्या होती है? तो सबसे पहले शॉर्टकट की जानेंगे कि यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस F12, याद रखेंगे कंट्रोल प्लस F12 के माध्यम से आप कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की माध्यम से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि आप मेन्यू के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा, और इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 57 में
लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, उसमें जो कॉनकैटेनेट फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा सम फंक्शन का, जो सम होता है, सम का कार्य क्या होता है? सम का कार्य होता है संख्याओं को जोड़ना। लेकिन यदि आप टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने 2-3 नाम लिखे हैं, आप उनको एक साथ लिखना चाहते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि जो सम फंक्शन होता है सिर्फ नंबर को जोड़ता है, यदि उसमें संख्याएं आएंगी तो उनको वो नहीं जोड़ता है। तो लिखा हुआ है टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कॉनकैटेनेट फंक्शन का प्रयोग होता है। टेक्स्ट को, दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉनकैटेनेट फंक्शन का यूज होता है। और यदि आपसे पूछे नंबर को जोड़ने के लिए, जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण कौन सा है? जो एब्सोल्यूट, यदि आपको शब्द एब्सोल्यूट मिले तो आपको सीधे डॉलर चिन्ह देखना है। डॉलर चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे अमेरिका की मुद्रा क्या डॉलर है, तो डॉलर इस प्रकार से चिन्ह होता है, जो ऐसा होता है वो कटा हुआ तो होता है। यदि आपको एब्सोल्यूट मिले तो एब्सोल्यूट मतलब होता है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मतलब होता है जो सेल है, जो जैसे एक सेल होती है, सेल का एड्रेस, जैसे पहली सेल होती है A1, तो ये आपका ये कॉलम में भी आपका डॉलर चिन्ह होगा, और क्या होता है रो में भी डॉलर चिन्ह होगा, तो वो आपकी सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि वो सेल आपकी स्थिर हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो कौन सेल है, ये आपकी एब्सोल्यूट सेल है, और जी कौन सेल, जी आपकी नॉर्मल सेल हो जाएगी, और इसके बाद जी वाली सेल आपकी मिक्स सेल कहलाएंगी। तीसरी और चौथी आपकी मिक्स सेल है, और जबकि सिर्फ रेफरेंस सेल है, और ये आपकी एब्सोल्यूट सेल है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको एब्सोल्यूट शब्द मिले तो आपको वहाँ पर क्या देखना है? यदि शब्द एब्सोल्यूट मिले तो आपको वहाँ पर डॉलर चिन्ह का, जो डॉलर चिन्ह को देखना है। आपसे पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट सेल को कैसे बनाया जाता है, तो डॉलर चिन्ह के माध्यम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेजेंटेशन होता है आखिर उसमें एनिमेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखें, जो एनिमेशन होता है उसका प्रयोग होता है, जैसे आपने यहाँ पर कोई स्लाइड बनाई, आपने यहाँ पर कोई स्लाइड बनाई, और स्लाइड बनाने के बाद आपने इसमें दो फोटो लगा दी। आप चाहते हैं जैसे हमारी जो स्लाइड है, स्लाइड में जैसे आप स्लाइड रन हो, उसमें पहली फोटो है वो लेफ्ट साइड जाए, पहली फोटो है वो आपकी राइट तरफ जाए, और दूसरी फोटो वो आपकी लेफ्ट तरफ जाए, तीसरी फोटो नीचे जाए, और चौथी फोटो ऊपर जाए। तो ये होता है एनिमेशन। तो स्लाइड के अंदर जो आप एनिमेशन लगाते हैं, स्लाइड के अंदर जो आप चेंजिंग लगाते हैं, कि स्लाइड के अंदर जो कंटेंट है उसको ऊपर नीचे करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो आपका एनिमेशन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। स्लाइड के अंदर वस्तुओं को हिलाने के लिए या उनको ऊपर नीचे करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो आपका एनिमेशन का प्रयोग होता है। और वहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ट्रांजिशन होता है आखिर उसका मतलब क्या होता है? तो ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे आपकी स्लाइड से मतलब स्लाइड होता है कि एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पे जाएंगे तो उसमें वो आपकी स्लाइड कहीं लेफ्ट जाएगी कहीं राइट जाएगी। आपने जिस प्रकार के ट्रांजिशन लगाए होंगे, तो ट्रांजिशन लगते हैं वो स्लाइड के पास लगते हैं, जो एनिमेशन लगते हैं वो स्लाइड के अंदर लगते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। यदि याद नहीं रहता है तो आप इसको अपनी पेन कॉपी के माध्यम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया जाता है। एनिमेशन या ट्रांजिशन से क्वेश्चन आता ही आता है प्रेजेंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी होती है आखिर उसका अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो टोपोलॉजी होती है उनका अर्थ होता है नेटवर्क की भौतिक संरचना। जो नेटवर्क की भौतिक संरचना होती है वो आपकी टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया यहाँ से आपके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के। जैसे मैं, यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं 4 ऑप्शन वाले, जिसको हम कहते हैं MCQ। जो 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 4 ऑप्शन वाले, जिनको MCQ ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। और जो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 2 ऑप्शन वाले। 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 2 ऑप्शन वाले, तो जिनको ट्रू फॉल्स के रूप में जाना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं, ट्रू फॉल्स भी कराते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम का मोड होता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। यकीन मानिए आप ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेते हैं, और साथ साथ आपको प्ले लिस्ट आपने सेव कर ली होगी। यदि आपने सेव नहीं किया तो प्ले लिस्ट को सेव कर सकते हैं। और आपको छोटा सा एक काम धीरे धीरे करते चलना है। आपको वीडियो सेक्शन पे जाना हो, जैसे आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मैथन क्लास आएंगी, जैसे 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन। आपको एक साथ नहीं देखनी है मैथन क्लास, लेकिन आपको धीरे धीरे करके ये सारी मैथन क्लास देख लेनी है। और यकीन मानिए आप ये प्रैक्टिस सेट करते चलिए धीरे धीरे, और मैथन क्लास को देख लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत अच्छी ग्रेड से पास कर सकेंगे। और यदि आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर हमारे 61 क्वेश्चन में, जो आपका ट्रू फॉल्स का है, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। और आप देखेंगे इसका एक्सप्लेन भी है। BIOS कंप्यूटर का सिस्टम प्रोग्राम है जो सिस्टम को बूट करने में मदद करता है और हार्डवेयर को एनालाइज करता है। मतलब कहने का, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपने देखा होगा, जैसे ही हम CPU से पावर देते हैं, पावर बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो माउस कीबोर्ड जो भी क्लिक होता है, जो भी उसमें अटैच होता है, लगा होता है, उन सभी में लाइट आती है और अचानक बंद हो जाती है। तो वो होता है BIOS का कार्य, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कार्य। कंप्यूटर काम होता है, BIOS का काम होता है कि हार्डवेयर को चेक करना ही कौन कौन से आपके कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 62 में, रोम। रोम का फुल फॉर्म है जानेंगे। सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर कहा गया है रोम में डेटा को बार बार बदला जा सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रोम में डेटा एक बार सेव हो जाता है उसको नहीं बदला जा सकता। कोई भी उसको डेटा को नहीं बदल सकता, जिसके द्वारा बनाया जाता है सिर्फ वही बदल सकता है। और उसके अलावा रोम में जो भरे डेटा को कोई नहीं बदल सकता। जैसे आपका एक हिसाब से मान लेते हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, यदि आपके पास वॉशिंग मशीन आपने देखी हो, तो आपने वॉशिंग मशीन होती है, उसमें एक बार टाइमिंग, उसमें पहले से पूरा शेड्यूल बना होता है कि आपको वॉशिंग मशीन को 5 मिनट चलाना है, 3 मिनट चलाना है या 10 मिनट चलाना है। जैसे उसमें आप चाहते हैं हम मुझे वॉशिंग मशीन को 2.5 मिनट चलाना है, तो आप उसको नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें फिक्स टाइम होता है कि आपको या तो 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट या 1 मिनट जितनी चलाना है, उसमें पहले से फिक्स है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको इसको चेंज कराना है तो जिसके द्वारा बनाया गया है उसी को बदलना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो आपकी एक हिसाब से कहते हैं इरेजेबल होती हैं। आप उनको कभी भी डेटा उसमें भर सकते हैं, कभी भी डेटा हटा सकते हैं। लेकिन जो रोम होता है उसमें अभी एक बार डेटा भर जाता है तो वो आपका डेटा कभी भी हटता नहीं है। तो पूछा गया है रोम में डेटा बार बार बदला जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर टिक करना है। पूछा गया है लाइनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनक्स है क्या, यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखेंगे बिल्कुल, लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सोर्स कोड आपको मुफ्त में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के संग्रह जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, उसमें आपके स्प्रेडशीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क को ही आपका स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के रूप में संग्रहित होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट होती है उसमें क्या होते हैं, आप कहेंगे जो खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं। जो खड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, खड़े हुए कॉलम होते हैं। जो लेटे हुई लाइन होती है उनको रो कहते हैं। तो यही कहा गया है जो स्प्रेडशीट होती है वो रो और कॉलम से मिलाकर बनती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो आपकी स्प्रेडशीट होती है और जो MS एक्सेल होता है वो आपके किसके माध्यम से बनता है, तो वो आपके रो और कॉलम से मिलकर बनता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मुझे पूछा जाता है कि रो और कॉलम से मिलने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, तो रो और कॉलम से मिलने वाले पॉइंट को सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 65 में, रैम एक परमानेंट मेमोरी। जो रैम है क्या, यह स्थायी मेमोरी है। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। क्या रैम स्थायी मेमोरी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो लाइट जाने के बाद अपना डेटा खो देती है, तो वो होती है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और कंप्यूटर बंद होने के बाद ये अपना डेटा मिटा भी देता है। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको तीनों को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+P कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+P कमांड होता है इसका प्रयोग होता है Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो बिल्कुल सही, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कार्य होता है यूजर और हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर एक प्रकार से, मैंने वही बताया था, वो आपका बेकार माना जाता है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर के हिसाब से बेकार माना जाता है। पूछा गया है IP एड्रेस केवल 4 अंकों का होता है। तो आंसर होगा फर्स्ट, कि जो IP एड्रेस होता है IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जैसे कि आप यहाँ पे एक IP एड्रेस देख सकते हैं, लिखा हुआ है 192.168.1.1 में होता है। लेकिन प्रत्येक भाग जो होता है इसकी रेंज आपसे पूछ सकता है, जो IP एड्रेस होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो IP एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक की। याद रखेंगे जो IP एड्रेस की रेंज होती है वो कितनी होती है, प्रत्येक भाग की रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 255 तक की। यदि आपकी जैसे IP एड्रेस 256 दिया हुआ है तो वो पूछ सकते हैं ये आपका IP एड्रेस है या नहीं। यदि आपको 255 से ऊपर 256, 257 कुछ भी मिले तो वो आपका IP एड्रेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल वेब पेज पर किसी वेबसाइट या संसाधन का यूनिक नाम होता है। जैसे आप ये वीडियो किसी अपने साथी को शेयर करेंगे तो इसका एक यूआरएल जाएगा। जैसे ही आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र जो भी इस लिंक पर क्लिक करेगा तो सीधे यही वीडियो खोलेगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का एक यूनिक यूआरएल होता है, जिसको क्या कहते हैं, अद्वितीय यूआरएल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डॉट ओडीएस फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, कि जो एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन के नाम से ये पता चलता है कि हमारी ये फाइल किसकी है। जैसे डॉट ओडीएस एक्सटेंशन पूछ सकते हैं आखिर किस फाइल का होता है, ये होता है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है लिब्रे ऑफिस कैल्क से। और वहीं पे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो राइटर का, आप कहेंगे राइटर का क्या होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी। राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी, और लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है डॉट ओडीएस, और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका होता है डॉट ओडीपी। ये तीन एक्सटेंशन होते हैं, आपको उनको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 71 में, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल सही। फिशिंग के तहत यूजर से फर्जी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से संवेदनशील जानकारी ली जाती है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको डेटा को नुकसान पहुंचाने या आपके डेटा को चुराने की कोशिश की जाती है, तो आपका डेटा कहीं से कहीं लीक हो सकता है। पूछा गया है कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है। जो आपकी कैश मेमोरी होती है, क्या वह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो कैश मेमोरी होती है वह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ डेटा को केवल लोकल कंप्यूटर में स्टोर करना होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसका अर्थ होता है हम अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। जो फायरवॉल होता है क्या इसका प्रयोग नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS रैम में स्टोर होता है। जो आपका BIOS होता है BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या यह रैम में स्टोर होता है, तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो है आपका BIOS होता है वह आपका रोम में स्टोर होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। जो भी फुल फॉर्म बताएगा उसका पिन कमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होता है आखिर वो क्या है। लिब्रे ऑफिस एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, तो यह आपका आंसर होगा गलत, कि जो लिब्रे ऑफिस है वह आपका फ्री और ओपन सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ना कि प्रोप्राइटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 77, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से याद हो चुका है, क्योंकि जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यदि इन पे एस लगा होता है HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वायरस केवल ईमेल के माध्यम से फैलता है। जो वायरस होता है क्या केवल यह ईमेल के माध्यम से फैलता है, तो आंसर वो गलत, क्योंकि जो वायरस होता है जरूरी नहीं वो आपके ईमेल के माध्यम से, आपके USB केबल के माध्यम से फैल सकता है, इंटरनेट के माध्यम से आप फाइल शेयर कर रहे हैं उसके माध्यम से भी फैल सकता है, नेटवर्क से भी फैल सकता है। मतलब कहने का कि वायरस आप किसी भी माध्यम से फैल सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपका वायरस हमेशा ईमेल के माध्यम से ही फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया अभियान 2015 से शुरू हुआ था, तो आपका आंसर वो सही, क्योंकि जो आपका डिजिटल इंडिया अभियान है वह आपका 1 जुलाई 2015 शुरू हुआ था, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया स्प्रेडशीट में कैल का जो एड्रेस होता है कॉलम का नेम और रो का नंबर बनता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपके कॉलम होते हैं उनको कैसे दर्शाया जाता है, तो कॉलम को दर्शाया जाता है अल्फ़ाबेट A कॉलम B कॉलम C कॉलम, और जो रो होती है उनको 1 2 3 से दर्शाया जाता है कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रो किससे दर्शाते हैं, तो रो को दर्शाते हैं 1 2 3 से, और जो कॉलम होता है उनको अल्फ़ाबेट ABCD से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SMTP का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है, तो आपका आंसर हो गलत, क्योंकि जो SMTP होता है इसका प्रयोग होता है ईमेल को भेजने के लिए। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का प्रयोग किसके लिए होता है, मेल को भेजने के लिए होता है। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
कि ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ब्लूटूथ एक वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जो ब्लूटूथ है क्या यह एक वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की वायर की या किसी भी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लूटूथ हमारा डायरेक्ट कनेक्ट होता है डिवाइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो PDF होता है इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है हैकर केवल बुरे काम करने वाले होते हैं, जो हैकर होते हैं क्या केवल बुरे काम करने वाले होते हैं, तो आप कहेंगे आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हैकर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, वाइट हैकर, ब्लैक और ग्रे। मतलब जो वाइट हैकर होते हैं जो आपसे वो आपके सरकार की मदद के लिए होते हैं, जैसे सरकार का कभी डेटा लीक हो जाता है तो उसको बचाने के लिए वाइट हैकर होते हैं जो सरकार की मदद करते हैं, जिनका किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा नहीं होता है। दूसरे होते हैं ग्रे हैकर, जो सिर्फ खर्चे चलाने के लिए, मतलब कह सकते हैं नॉर्मल काम करने के लिए, किसी के जैसे किसी ने कह दिया 1000-1500 रुपये के लिए आप छोटा मोटा काम कर दो, तो वो आपके कह सकते हैं ग्रे हैकर में आ जाते हैं। जो ग्रे हेड हैकर होते हैं, जो ब्लैक हैकर होते हैं, उनका काम होता है कि आपके डेटा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना, आपके डेटा को बेचना, तो वो होता है ब्लैक हैकर। तो याद रखेंगे जो हैकर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं हैकर हमेशा बुरे काम के लिए होते हैं, तो हैकर हमें सरकार की मदद के लिए होते हैं कभी कभी, तो हैकर आपके 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर के जो डिजिटल सिग्नेचर होता है डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है वो आपके कहीं ना कहीं प्रमाणिकता को सिद्ध करता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है स्प्रेडशीट में फंक्शन हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। कहने का मतलब है आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें उससे पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो उससे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया गूगल ड्राइव ऑफलाइन स्टोरेज टूल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, कि जो गूगल ड्राइव है वो है हमारी एक ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज टूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये आपकी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट और आउटपुट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनपुट और आउटपुट से भी क्वेश्चन को याद रखें। जो इनपुट डिवाइस होती है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस होती हैं, और जो आउटपुट डिवाइस होती है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है वो प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया और स्पीकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है मेलवेयर में वायरस, वॉर्म और ट्रोजन शामिल होते हैं। जो मेलवेयर होते हैं कि उसमें आपके वॉर्म, वायरस और ट्रोजन शामिल होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो आपके मेलवेयर होते हैं उसमें किसी प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये तीनों प्रकार के शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्लिपबोर्ड का प्रयोग कॉपी पेस्ट के बीच के डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि जो भी आप डेटा को कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो डेटा आपका कहाँ जाता है, क्योंकि आप कॉपी तो कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता वो डेटा हमारा कहाँ जाता है। तो याद रखें जो भी आप डेटा को कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो वो डेटा हमारा क्लिपबोर्ड में जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इसकी शॉर्टकट की पूछे तो इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है विंडो+B के माध्यम से आप क्लिपबोर्ड को खोल सकते हैं MS वर्ड में। तो पूछा गया था कि कॉपी और पेस्ट करने वाले डेटा के बीच जो आपका अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है तो वो आपका क्लिपबोर्ड में होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है इसका प्रयोग एवरेज निकालने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। जो सम फंक्शन होता है इसका प्रयोग जोड़ने के लिए होता है, जबकि जो एवरेज फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज होता है और जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। HTML हमारी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस को इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को दिया जाता है। तो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे आपका हर नेटवर्क से जुड़ा डिवाइस मोबाइल, PC, राउटर को आईपी एड्रेस असाइन
किया जाता है, मतलब कहने का मतलब प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टास्क बार विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू के ऊपर होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। जो टास्क बार होता है वो कहाँ होता है, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर होता है। जैसे आप देखेंगे डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी क्या कहलाती है, वो हमें टास्क बार कहलाती है, और यहीं पर हमारा क्या होता है, यहीं पर हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीसी और बीसीसी सोशल मीडिया में प्रयोग होते हैं, तो आपके जो सीसी और बीसीसी है इनका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये हमारे सीसी और बीसीसी ईमेल में प्रयोग होते हैं, ना कि सोशल मीडिया में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है, तो आपका आंसर बोलो सही है। जो क्यूआर कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। जो फायरवॉल है क्या, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो आप कहेंगे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप से कार्य करता है, दोनों रूप से हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई हॉस्पिटल पोर्टल स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलीकरण से संबंधित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो ई हॉस्पिटल पोर्टल है ये आपका स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल रोबोटिक्स में प्रयोग होती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है सिर्फ या रोबोटिक्स में प्रयोग होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि जो आपका एआई का प्रयोग एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी आदि सभी में प्रयोग होता है। और आज की क्लास का ये आपके लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा का एक एक्स्ट्रा लेयर प्रदान करती है। मतलब कहने का है जैसे आपका आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, और आईडी पासवर्ड के साथ साथ आपने एक वेरिफिकेशन लगा दिया अपना ओटीपी का, तो मतलब कहने का किसी को आपका आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गया, लेकिन जब तक आपका वेरिफिकेशन ओटीपी कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका लॉगिन कहीं पर नहीं होगा, तो वो होता है आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब कहने का कि साथ साथ एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी लॉगिन करना, अटैच करना, वो आपका होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। और यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है भीम ऐप किससे संबंधित है। जो भीम ऐप है आखिर ये किससे संबंधित है, डिजिटल पेमेंट से, गेमिंग से, फोटो एडिटिंग से, या ईमेलिंग से। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ गई होंगी, और आपको एक कंप्यूटर का वीडियो दिख रहा होगा जिसमें कंप्यूटर 100 क्वेश्चन है, तो आप कंप्यूटर के वो 100 क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के वो 100 क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको जो मैथ क्लास है 600 क्वेश्चन की और कुछ मैथ क्लास देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, और मैथ क्लास को धीरे धीरे करते चलना है, तो आपका एग्जाम